कृषि दर्शन कार्यक्रम देखोया मनक कर स्वागत है। जोहार किसान भाई बहन मने रौरे मन एकदम बेरा से अपन अपन टीवी सेट कर सामने बैठ जाही। हमो आए जाही लेकिन बुझाते आज मास्टर जी तरी सुन पछुआ आए जाए। बाकी जैसन कि हमरे ध्यान रखिला मास्टर जी कर कहल बात मन के है नहीं। मास्टर जी हमेशा कहे ना कि सब किसान भाई बहन मन के अपन अपन खेती बाड़ी कर जानकारी हमेशा लेवे रहे चाहिए। तो रावरे मन के मौसम कर हाल बताए ले, मंडी कर भाव बताए ले, एकदम हमरे शुरू करत ही अपन कार्यक्रम के कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना। बागवानी मिशन झारखंड बनाया पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र। आसानी से खेत की तैयारी करने में सक्षम है पावर टिलर। राज्य के किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन पाने के लिए अच्छे से अच्छा कृषि संसाधन मुहैया कराने के दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और भूमि संरक्षण विभाग झारखंड द्वारा राज्य के कई जिलों में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जानी है। इस काम के लिए स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता समूह, कृषक मित्र, लैम्प्स, पैक्स, सहकारी समितियां और कृषि विज्ञान केंद्रों जैसी संस्थाएं विभाग में आवेदन दे सकते हैं। इस योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीदारी में अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। ऑर्किड फूल के पौधों का एक कुल होता है। इसके फूल बहुत सुंदर और बहुत सुगंधित होते हैं और इनके रंग रूप में विलक्षण विचित्रता होती है। साथ ही इसके फूल लंबी अवधि तक टिकते हैं। यदि परागण ना हो तो 1.5 महीने तक इसके फूल खिले रहते हैं। इसलिए बाजार में इनकी अच्छी मांग है। ऑर्किड की लगभग 450 प्रजातियां हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन ने राज्य की जलवायु को देखते हुए फूल उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ के किसानों को उद्यमी बनाने के लिए ऑर्किड प्रदर्शन एवं प्रत्याक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र राज्य में फूल उत्पादन के लिए पहला हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। गेहूं की फसल लगाने के इच्छुक किसान गेहूं के उन्नत प्रभेदों को लगाकर बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गेहूं के उन्नत प्रभेदों में PBW 343 और 443, HBW 468, NW 1012, CBW 38, DBW 39, HP 1761 और HD 2824 इत्यादि प्रमुख है। PBW 343, 443, SUW 468, NW 1012, CBW 38, DBW 39, HP 1731, SP 1761, SD 2824, K 0307, K 307 और K 9107 इन किस्मों का चुनाव करें। फलों का राजा आम। वैसे आम गर्मी में फलता है, लेकिन आम का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें अभी से प्रयत्न करने होते हैं। इस समय आम के पेड़ों पर कौन कौन से कृषि कार्य करें ताकि अच्छे मंजर आए और गुणवत्तापूर्ण आम हमें प्राप्त हो, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। आम के पौधे पर अच्छे मंजर आए, इसके लिए शीतकाल में ही पौधों की देखरेख करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए नवंबर-दिसंबर महीने में अगर उस पर हार्मोन जो कि प्लानोफिक्स के नाम से उपलब्ध है बाज़ार में, उसकी 1 ml मात्रा प्रति 2.25 लीटर पानी पर में मिलाकर छिड़काव अगर करें तो इससे अच्छे मंजर आते हैं। और मंजर आने के पहले एक कीटनाशी रसायन जैसे क्विनालफॉस या मोनोक्रोटोफॉस का 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और
कवकनाशी दवा बैविस्टिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अगर छिड़काव किया जाए तो मंजरों की सुरक्षा अच्छी होती है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहला और प्रमुख कार्य होता है खेत की तैयारी। इस कार्य के लिए सबसे बेहतर कृषि उपकरण है पावर टिलर। इसकी सहायता से बहुत ही कम समय और मेहनत में खेत तैयार किया जा सकता है। इस कृषि उपकरण का नाम है पावर टिलर। यह उपकरण अकेले जुताई, धुलाई और ढेला फोड़ने जैसे कई तरह के कामों को आसानी से निपटाने में सक्षम होता है। यह कृषि उपकरण एक दिन में 6 एकड़ खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की। तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। इस शख्स का मानना है कि इन्होंने खेती बाड़ी से ही वो सब कुछ पाया जो एक आम आदमी की जरूरत होती है। इनकी सभी पारिवारिक जरूरतें कृषि से बहुत अच्छी तरह पूरी होती है और ये अपने जीवन को एक सफल जीवन मानते हैं और इसका पूरा श्रेय अपनी मेहनत और नई कृषि प्रणाली को देते हैं। मेरे पास करीब 2 एकड़ का खेती है। उसमें हम श्री विधि का धान का खेती करते हैं और इसके बाद आलू का भी करते हैं, टमाटर का भी करते हैं, बैंगन का भी करते हैं। जैसे कि हम लोग बैंगन करते हैं तो 10 कट्ठा के आसपास में हम लोग का मिनिमम 8000 पौधा लगाते हैं। नया नया तकनीकी से लगाते हैं, बढ़िया सीड से लगाते हैं। जैसे कि नवकिरण हुआ, कन्हैया हुआ, बढ़िया लगाते हैं। हम लोग KVK से ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो उससे नया नया तकनीकी के जरिए मतलब जैसे कि जैविक खाद बना के उसमें डालते हैं। इससे ज़्यादा अच्छा होता है, ज़मीन का भी शक्ति ठीक उर्वरा शक्ति बना रहता है और उपज भी अच्छा होता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में अनाज अपने बढ़े हुए मूल्य पर कायम है। इनमें कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया है। उधर सब्जी मंडियों में नए आलू के दाम सामान्य होते दिख रहे हैं तथा प्याज के भावों में आने वाले दिनों में नरमी संभव है। आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल उत्तम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4200 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए और आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.8 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और चाईबासा का तापमान रहा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई बहन मैंने रौरे किसी समाचार तो देख ले ली। अब मास्टर जी रहे ना बोल तो हम फटाफट अपन सवाल करीला और मास्टर जी हमरे के ढेर सारा जानकारी देवे ना। बाकी आज मास्टर जी न थे तो कुछ ना कुछ जानकारी तो हमरे बांटबे करब, लेकिन उकर से पहले लेवत एगो छोट विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखवैया मन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम कहत रही कि कुछ न कुछ जानकारी तो हमरे आपस में मिल के बांटबे करब, है कि नहीं। तो ऐसा करत ही एखन हमरे कर खेत में जे दाइल लगाए के बेरा हो जाए, दाइल बहुत किसान मन लगाए हुए चुक होबे, तो उकर देखभाल कैसे करल जाए, का खाद कर, खासकर अगर हमरे बात करो कि रासायनिक खाद चाहे जैविक खाद डाले के, तो का बात कर हमरे के ध्यान रखे के, कब कौन खाद कर उपयोग करे बेसी बढ़िया रही, सेकर जानकारी लेवे ले चले थी हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह थी। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप सब अब रबी फसलों की खेती में व्यस्त हैं। जहाँ तक रबी दलहनी फसलों की बात है तो उसमें खाद उर्वरकों के प्रयोग का बहुत अधिक महत्व है और इसी बारे में चर्चा करने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग और हमारे साथ है यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह साहब। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सिंह साहब ये बताया जाए कि जो रबी दलहनी फसलें होती हैं उनमें उर्वरकों का, चाहे वो रासायनिक हो या जैविक, उनका क्या महत्व है? जैसा कि सभी फसलों के लिए उर्वरकों का बहुत बड़ा महत्व है कि क्योंकि आज बिना उर्वरक का कोई खेती करना संभव नहीं है। तो इसलिए ख़ास तौर से हम लोग आज दलहनी फसलों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दलहनी फसलों में ख़ास तौर से रबी के सीज़न में, रबी के सीज़न चल रहा है, इसमें किसान भाई ज़्यादातर चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, मसूर लगाते हैं। इन फसलों पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। कुछ सब्जी वाली फसलें हैं जैसे राजमा की भी खेती किसान भाई करते हैं। तो हम लोग चना और मटर की बात कर रहे हैं कि तो चने की फसल में कैसे उर्वरक प्रबंधन किया जाए या उर्वरक को मात्रा कैसे दिया जाए। अब ख़ास तौर से किसान भाइयों को सबसे पहले उनको जैविक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जैविक उर्वरक एक प्रकार का जीवाणु है जिसका प्रयोग करने से जो हवा में हमारा 79% नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को यह जीवाणु उपयोग करके पौधों को देता है। जीवाणु और पौधों के बीच में एक सिम्बियासिस होता है जिसे सहजीवन कहते हैं। सब सहजीवन के माध्यम से यह जो है अपना उसके जड़ों में एक गठान बनाता है। उस गठान में से जो है ये क्या करता है कि उस गठान में जीवाणु रहता है और हवा में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उस नाइट्रोजन को लेके ये पौधों को प्रदान करता है और पौधे से जो है ये कार्बोहाइड्रेट अपना लेता रहता है। तो ये एक सिम्बियासिस का प्रक्रिया चलता है। वैसे ही दलहनी फसल जहाँ लगातार लगाते हैं उस ज़मीन में भी इसकी संख्या बढ़ जाती है, लेकिन जिस खेत में हम दलहनी फसल नहीं लगा पाए हैं उस खेत में एक जो जैविक उर्वरक मार्केट में उपलब्ध है या यूनिवर्सिटी में है उसको हम उपयोग करेंगे। उसका नाम है राइजोबियम कल्चर और दूसरा है पीएसबी। राइजोबियम कल्चर खास तौर से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के उपयोग के लिए। फास्फोरस जो सल्वोजाइम बैक्टीरिया पीएसबी जिसको हम बता रहे हैं वो फास्फोरस के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बैक्टीरिया राइजोबियम कल्चर कैसे उपयोग करेंगे, सबसे पहले ये है किसान भाई को पहले 1 लीटर जो है इस कल्चर के लिए मीडियम तैयार करते हैं। जैसे कि 250 ग्राम जो है गुड़, उसको 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे। घोल बनाकर उसको उबालेंगे, उबाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब यह बिल्कुल ठंडा हो जाता है तो उसके बाद इसमें वो जो कल्चर का पैकेट होता है राइजोबियम कल्चर और पीएसपी कल्चर दोनों को एक साथ हम मिला देते हैं उसमें और एक तरह का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जब यह पेस्ट तैयार हो जाता है उसके बाद हम चने का बीज या मटर का बीज या आपका उसका बीज हुआ, जैसे कि दलहनी दूसरी फसल है मसूर है उसका बीज हुआ, तो उसको हम फैला देते हैं। फैलाने के बाद क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है इस कल्चर को जो हम बनाए हुए कल्चर हैं आपका पेस्ट पर तैयार हो गया है, इस पेस्ट को हम उसके ऊपर धीरे मिक्स कर देते हैं, फैला देते हैं। फैलाने के बाद हल्के हाथों से उसको हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं। मिलाने के बाद बिल्कुल जब एक काले रंग का पाउडर जो है पूरे बीज के ऊपर चिपक जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा बीज का इनोकुलेशन जो है राइजोबियम कल्चर
कल्चर और पीएसपी कल्चर से हो गया है। अब इस उपचारित किए हुए बीज को हल्का सा छाए में सुखा लेते हैं। सुखाने का प्रक्रिया इसलिए करते हैं कि यह एक दूसरे के साथ ये बीज जो है चिपके हुए होते हैं। जहाँ की हम बीज की जब बुआई करते हैं तो ये एक जगह पर 2-4 बीज साथ में गिर जाते हैं, तो इसलिए हल्का सुखा देते हैं जिससे बीज एक दूसरे के साथ फ्री हो जाए, एकदम स्वतंत्र हो जाए, जो इससे कि हम अगर बुआई करें तो वो बीज एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। तो उस स्थिति में हम उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको तुरंत बुआई कर देंगे। ऐसे अवस्था में बुआई करेंगे जिसमें कि नमी होना चाहिए खेत में। ऐसा नहीं कि कम नमी की अवस्था में उसका कल्चर का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपने कभी मिट्टी की जांच कराया है, अगर आपकी मिट्टी अम्लीय अवस्था है या क्षारीय अवस्था है, अम्लीय अवस्था के केस में हम क्या करते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ा देते हैं, चूने का लेयर जिसको चूना बोला जाता है, उसका एक परत चढ़ा देते हैं। उस परत से जो है वहाँ पर जो है सॉइल के पीएच को वो थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, जो सुधार करेगा, जिससे कि यह जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपना गति या सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए बैक्टीरिया के लिए अगर 5.5 पीएच से 5.5 पीएच से अगर उसका मान कम होता है, सॉइल का मिट्टी का कम पीएच मान होता है, तो ये बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं करते, इसका विकास नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए हम चूने का प्रयोग करके इसका पीएच मान न्यूट्रल के बराबर, उदासीन के बराबर कर लेते हैं, जिससे कि ये पीएच मान उसका बढ़ जाता है और ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम इस बैक्टीरिया का प्रयोग करके उसको बुआई कर सकते हैं बीज का। तो डॉक्टर साहब, आपने ये बीजोपचार के बारे में जानकारी दी। अब हम आगे की अवस्था की भी बात करें तो चाहे वो जैविक उर्वरक या रासायनिक, तो उनका किस अवस्था में कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? अभी तो हमने जो कि आपको बताया था जैविक उर्वरक के बारे में बात चल रही थी। जैविक उर्वरक में मात्रा की बात है तो 1 किलो, एक जो पैकेट आता है 100 ग्राम का पैकेट आता है राइजोबियम कल्चर का, वह 1 एकड़ के बीज के लिए पर्याप्त होता है। मीन्स कि 40 किलो बीज अगर हम चना को उससे उपचारित कर लेते हैं। अगर हमारा कम है, बीज की मात्रा कम है, जैसे हमें 40 किलो नहीं बुआई, 20 किलो भी बुआई करना है, तब भी हम उसके 1 पैकेट कल्चर का उपयोग करते हैं वो पेस्ट बनाते समय। अब रही बात कि जैविक उर्वरकों के साथ रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग करना जरूरी है। अगर हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे तब वो पोषक तत्व जो है पौधों को पूरा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पौधे का विकास पूरा नहीं होता है, उपज कम आता है। तो इसमें जो है 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हमें मिट्टी में बुआई के समय ही दे देना है, जिससे कि उसको पोषक तत्व पूरी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिल सके। लेकिन ये नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा जो है हम यूरिया के माध्यम से दे सकते हैं, डीएपी के माध्यम से दे सकते हैं, क्योंकि डीएपी में जो है 18% जो है तो नाइट्रोजन होता है। जब हम डीएपी का प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस देने के लिए, तो फास्फोरस डीएपी से प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन की जो मात्रा उसके लिए आवश्यक होता है वो पूरी मात्रा जो है डीएपी के माध्यम से पहुंच जाता है। तो अब फास्फोरस की मात्रा पहुंच गया तो पोटास की मात्रा रह गया। तो पोटास के लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास जो एक उर्वरक होता है उसके माध्यम से हम म्यूरेट ऑफ पोटास के 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास को अगर उसके साथ मिलाकर प्रयोग करते हैं तो हमारा जो है रासायनिक उर्वरकों की पूरी मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाता है। किसान भाई ध्यान दें, सभी फसलों के लिए पोटास आवश्यक है। पोटास जो है उसमें के अंदर जो खेत में पड़ता है तो पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है, जिससे उसमें रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है। रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है जिससे कि कीड़े और बीमारियां कम लगता है, प्रकोप कम होता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा है किस प्रकार रबी दलहनी फसलों में खाद उर्वरकों, रासायनिक या जैविक इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए। हम आशा करते हैं कि आप इन जानकारी का पूरा लाभ उठाएंगे। अब कार्यक्रम से विदा दें। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाई बहन मैंने रौरे तो जान ले ली
कि अगर राउरे अपन खेत में दाइल लगा ही दलहनी फसल कर खेती करे लागी तो खाद का प्रयोग के कैसे करब। आगे अब हमरे बात करत थी कि सरसों कर अगर खेती करे लागी, खासकर अगर राई सरसों कर खेती करत थी तो उकर हमरे कैसे कैसे देखभाल करब और इकर जानकारी लेवे ले चलत ही अपन विशेषज्ञ टीम। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय चुना है कि राई सरसों की खेती की देखभाल कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग के एक वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि राई सरसों की खेती की देखभाल कैसे करें, अभी हमारे किसान भाइयों के खेत में लगा हुआ है, तो इस वक्त हमारे किसान भाई इसकी देखभाल कैसे करें और सबसे प्राथमिक बात इसमें क्या होगी? सही कहा आपने कि फसल सरसों की लग चुकी है और किसान बीज दर अधिक देने से घने पौधे निकल आते हैं और इस पर किसान ध्यान नहीं देते। 1 हेक्टेयर में 3,33,333 पौधे होने चाहिए और इसकी दूरी होनी चाहिए पौधे से पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा करना, सिंचाई बुआई चाहे आप कितनी भी सावधानी पूर्वक करें, ये दूरी रखना संभव नहीं है। तो महत्वपूर्ण है कि बुआई के 15 दिन के भीतर घास की निकौनी करने के साथ साथ पौधे के घने पौधों को निश्चित रूप से उखाड़ लेनी चाहिए, नहीं तो उपज पे बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। कम नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए किसान इस बात को ध्यान रखे कि पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर जो है सुनिश्चित करने के लिए 15 दिन के भीतर निकौनी करते हुए बीज के घने पौधों को उखाड़ लें। इसके बाद लगभग 1 महीने 10 से 15 दिन सिंचाई नहीं करें। 30 दिन होते होते एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए और 60 से 65 दिन होते ही फूल जो है फुल ब्लूम में पूरी तरह से भर जाते हैं सरसों में। उस अवस्था में एक दूसरी सिंचाई करना जरूरी है अगर आप अच्छी पैदावार लेते हैं और सरसों की खेती आप सिंचित अवस्था में कर रहे हैं। तीसरी सिंचाई यदि संभव है तो जिस समय दाना भर रहे होते हैं उस समय किसान भाइयों को अवश्य करनी चाहिए। और सिंचाई के साथ साथ सिंचाई जब भी होगी तो खरपतवार को तो निकालने के बाद ही, उसकी निकौनी करने के बाद ही करनी चाहिए। और घने पौधों को मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि किसान घने पौधे नहीं निकालते और यदि निकालते भी हैं तो बहुत विलम्ब से निकालते। उसमें मजदूरों की संख्या भी बढ़ जाती है, मजदूरी के खर्च बढ़ जाते हैं, लागत खर्च बढ़ जाती है और उपज भी कम पड़ जाते हैं। इस दृष्टिकोण से 15 दिन के होते होते घास की निकौनी के साथ साथ घने पौधों को उखाड़ना आवश्यक है। किसान भाई, जब सिंचाई की बात हो गई तो लिहाजा है कि उर्वरक की भी बातें होगी। तो उर्वरक में जो बुआई के समय निश्चित रूप से किसान भाई ऐसे उर्वरक इस्तेमाल किए होंगे जिसमें गंधक की मात्रा हो। अगर नहीं है तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, बाज़ार में 2 तरह के रासायनिक खाद हैं जिसमें कि गंधक उर्वरक पोषक तत्व है। पहला तो है NPK S20-20-0-13। 13 जो है ये गंधक है। दूसरा है सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसमें फास्फोरस के अलावा कैल्शियम और गंधक की 12% मात्रा पाई जाती है। तो किसान दलहनी फसल के लिए हमेशा इन्हीं दोनों खादों का उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित करनी चाहिए कि गंधक खेत में जाए। और बोने के समय, हालांकि बुआई कर चुके हैं, बोने के समय मैं कहना चाहूँगा सिंचाई सिंचित अवस्था में अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं तो किसान को चाहिए कि करीब 80 kg NPK S प्रति एकड़ की दर से साथ में 13 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास मिलाते हुए बुआई के समय किसान डाले होंगे। उसके बाद जब पहली सिंचाई करते हैं तो टॉप ड्रेसिंग, सिंचाई करने के दूसरे या तीसरे दिन संध्या काल में किसान को चाहिए कि वो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में उपरिवेशन, हिंदी में बोलेंगे तो उपरिवेशन विधि से
इस्तेमाल करें। यूरिया की जो मात्रा होगी 25 किलो प्रति एकड़ होगी, देनी चाहिए। अगर ठंड के कारण या किसी कारणवश या पोषक तत्व का भरपूर उपयोग फसल नहीं कर पाया हो, किसान ये महसूस कर रहा हो कि जितनी बढ़वार इसकी होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो मेरा एक सुझाव है कि 5% यूरिया घोल एक बिल्कुल सुबह या विलम्ब से संध्या काल में 5% यूरिया घोल, इसके लिए 1 लीटर पानी में 50 ग्राम की दर से यूरिया को घोल कर सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कहें और लेट इवनिंग यानी कि विलम्ब से संध्या काल में आप पत्ती के ऊपर छिड़काव करने से काफ़ी लाभ, काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छी बढ़वार होती है, अच्छे फलन होते, फूल लगते हैं, अच्छे फलन होते हैं, अच्छी पैदावार मिलती है। ये करना चाहिए। और विलम्ब से जब बुआई की अवस्था में देखा गया है कि लाही का ज़बरदस्त प्रकोप होता है। एक और कीट जो हमको देखने को मिल रहा है वो है सौ फ्लाई। सौ फ्लाई पिल्लू होते हैं। इसका पहचान मैं किसान को बताना चाहूँगा कि पिल्लू को जैसे ही आप छुएंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, वो इस तरह से अपने को बना लेके मरणासन की अवस्था में चला जाएगा और आरी की तरह इसके मुंह होते हैं, मरणासन की अवस्था में चले जाते हैं। किसान सोचता है कि वो कीड़े तो मर गए, ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए, और जैसे ही किसान खेत से हटता है वैसे ही वो कीड़ा पुनः सक्रिय होकर पौधों के हर भाग को खा लेता है। तो सौ फ्लाई से बचने के लिए किसान को चाहिए कि मोनोक्रोटोफास 400 ml प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, तो सौ फ्लाई से उसको निजात मिल जाएगी। लेकिन ये कॉमन सामान्य बातें हैं। लाही का प्रकोप दिसंबर के माह में ज्यों बदली होगी, कुहासा होंगे, बूंदा बूंदी की अवस्था बनती है और बादल के फटते ही लाही का प्रकोप बढ़ जाता है। किसान सर्वेक्षण करेंगे अपने खेतों का तो पाएंगे कि इन्फ्लुएंस में ऊपरी टिप्स पर, फूल के ऊपरी भागों पे हरे बिंदु जैसे आपको कीड़े नज़र आएंगे। जैसे ही ये दृष्टिगोचर हो तो किसान को अविलंब उसका नियंत्रण करने का उपाय करना चाहिए। मेरा सुझाव होगा कि इमिडाक्लोरोप्रिड 80 से 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर तुरंत बिना विलंब किए 2 बजे दिन के बाद, चूँकि मधुमक्खियाँ लौटना शुरू कर देती है या लौट जाती है, 12 बजे से लौटते हुए 2 बजे तक में मधुमक्खियाँ सभी अपने छत्तों में चली जाती है, तो मधुमक्खी के लौटने के बाद किसान को छिड़काव करना चाहिए। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी राई सरसों की खेती की देखभाल के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई बहन, मैंने राउर देख ली कि हमारे का जो विशेषज्ञ रहे एसएन चौधरी से कितना बढ़िया से बता लें कि राई सरसों कर अगर खेती करे लगी तो कर देखभाल कैसे कैसे करें, का चीज़ कर आपके ध्यान रखे है और का चीज़ करे है, का चीज़ नखे करे। हमको बुझाला कि आज का कार्यक्रम पे हमरे ही रोकत थी। राउरे मन भी बहुत देरी से बैठ के ढेर सारा जानकारी ले ली और बिहाने उठते राउर के फिर से अपन खेत में लागे थे। बाकी राउर से विदा लेवे पहले एक बात जरूर कहें कि कार्यक्रम के हमरे तैयार करेला सब किसान भाई बहन मन ले और उनकर बात जाने हमरे लिए भी बहुत महत्व रखेला। तो राउरे अपन बात के जरूर कहूँ, हमरे के चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखे ले हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। राउरे का चिट्ठी कर हमेशा इंतजार रहेला। तो अपन खेती बाड़ी कर, अपन स्वास्थ्य कर विशेष ध्यान रखब। आज कर कार्यक्रम यही थी ना। जोहार।